हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है स्टार्ट किए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग देख तो ले रहे हैं लेकिन कमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि कितना प्रश्न सही किए हैं कितना नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, तभी तो पता चलेगा। तो दोस्तों, आज ये मेरा पार्ट 2 है आदिकाल से संबंधित। तो हमारे कुल जो है 200 प्रश्न हो जाएंगे। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी तो मुझसे जितना हो सक रहा है कि आप लोग को आदिकाल से संबंधित सारी चीज़ें प्रश्न के माध्यम से ही मैं जो है जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो भी बता रही हूँ, जितना फैक्ट है एक्स्ट्रा वो भी बता रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। मैं एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया जो है क्लास लेते आऊँगी आप लोग को। जैसे ही 300 प्रश्न ख़त्म होगा हम लोगों का, फिर हम लोग भक्ति काल स्टार्ट किए थे ना, भक्ति काल की 2 क्लासेज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर वैसे ही हम लोग पूरा जो है भक्ति काल में जो निर्गुण संत काव्य धारा था, जैसे ही उसको समाप्त करेंगे, तुरंत जितने भी संत काव्य धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसको भी मैं लेके चलूँगी। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए। अब चलते हैं क्लास की तरफ। हेलो एवरीवन, हम लोग आज आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली में पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन और लेके उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो मैंने कल की क्लास में 100 प्रश्न कराया था वो प्रश्न तो अच्छे से तैयार हुआ होगा, और जो भी एक्स्ट्रा जो है उसमें मैंने आप लोग को बताया था एक्सप्लेनेशन करके, उसको आप लोग जो है अच्छे से समझे होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे। तो दोस्तों, उस जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट 2 भी उसी तरीके से अच्छे से सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेगा वो मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगी। दोस्तों, जो लोग भी मेरी कल की क्लास देखे होंगे उनको आज की क्लास तो और ही ईजी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कल बहुत सारा ही एक्सप्लेनेशन कर दिया था अच्छे से सारी चीज़ों को। तो आज आप देखिएगा कैसे फटाफट सारा आप लोग खुद ही आंसर जो है करेंगे आप। तो उसी हिसाब से दोस्तों, जब हम लोग पूरे 300 जब क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आदिकाल आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो फिर दोस्तों हम 200 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कल मैंने 100वें प्रश्न से स्टार्ट किया था, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 200वां कि पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर सुनीति चटर्जी, और है डॉक्टर वुलर, फिर है श्याम सुंदर दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सही आंसर हो गया। अब दोस्तों, अब ये सब आप नाम देख रहे होंगे, डॉक्टर वुलर, श्याम सुंदर दास, सुनीति कुमार चटर्जी, ये सब भी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हैं, हमें देखने को मिलते हैं। इनका नाम कैसे, वो दोस्तों मैं अभी आगे प्रश्न आपको मिलेगा, थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए दिमाग में। मैंने बताया था कि पृथ्वीराज रासो एक बहुत ही विवादास्पद जो है ग्रंथ रहा है। कुछ जो है आलोचक इनको जो है प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। वो आगे जो प्रश्न आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी इसमें ये हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो के 30,000 छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक ने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न हम लोगों का। हाँ, आलाखंड के रचयिता जगनीक किस राजा के आश्रित थे? आलाखंड के जो रचयिता थे दोस्तों वो थे कौन? परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो जो थे वो आलाखंड के रचयिता थे। अब ये किस राजा के आश्रित थे? दोस्तों ये थे परमार दिदेव के आश्रित थे। ठीक है, यहाँ से 2 प्रश्न बन गया हम लोग का। एक तो जो रचयिता थे जगनीक, उन्होंने जो है आलाखंड रचना रची। ठीक है, इसको परमाल रासो भी कहते हैं। और वह किस राजा के आश्रित थे? परमार्दी देव, क्योंकि जो आदिकाल के कवि थे वो तो राजा पे ही आश्रित होकर जो है रहते थे, और उनकी जो है बढ़ चढ़कर उनका गान करते थे, उनकी रचना करते थे। तो चूँकि आप ये भी याद रखिएगा।
फिर है आल्हा का गायन किया जाता था कब? आल्हा खंड कब गाया जाता था दोस्तों? आल्हा खंड गाया जाता था वर्षा ऋतु में या बरसात के महीने में गाया जाता था। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और बन सकता है कि आल्हा जो खंड है वह किस क्षेत्र में जो है गाया जाता था दोस्तों? वह जो है पूर्वांचल और बुंदेलखंड और बैसवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे आल्हा खंड गाया जाता था। फिर है अगला प्रश्न कि परमाल रासों का प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने किस वर्ष कराया? तो दोस्तों परमाल रासों का प्रकाशन सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने ही कराया था। वह उस समय ये तत्कालीन जिला न्यायाधीश थे इलियट। इन्होंने जो है 1865 ईस्वी में, ठीक है, कब? 1865 ईस्वी में इन्होंने कराया था। फिर है अगला प्रश्न, देखिए ये कल की क्लास में जो लोग देखे होंगे उसमें ये प्रश्न जो है था, फिर से दोहरा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको हल करते हैं। अच्छा, एक बात और दोस्तों, जो लोग भी मेरे इस चैनल पे आज पहली बार आए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर करके दोस्तों ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो है जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी मेरी रोज़ की अपडेट वीडियो रहें वो आप तक पहुँचें। और अपने दोस्तों को भी दोस्तों जो है शेयर कीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम हम लोग का करीब आए तो फटाफट जितने भी ये प्रश्न हैं हम लोग सॉल्व करके रिवीजन करते रहें और एक अच्छा खासा मैटर भी हम लोग के पास उपस्थित रहे। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में रखिए। तो देखिए ये प्रश्न जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है या आरपीएससी या DSSB, उसमें जो है यह प्रश्न हमें देखने को मिलता है। तो बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है, हाँ, बीसलदेव रासो ग्रंथ का जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1212 विक्रम संवत में। इसको आप जो है, अच्छा तो मैं ये बता दे रही हूँ ईस्वी में और विक्रम संवत में, आप लोग अपने से करके मिलाइएगा। ये कब हुआ था? बीसलदेव रासो 1212 विक्रम संवत में इसकी रचना रची गई थी। तो कभी भी विक्रम संवत अगर आए तो 57 से माइनस करेंगे तो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी जो है दोस्तों 1100, ये 1300 नहीं है, 1134 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। खुमार रासो रचना 9वीं शताब्दी की रचना है। परमाल रासो ये आल्हा खंड है, यह 1230 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर है अगला प्रश्न कि गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहते हैं? गोरखनाथ को। उनके गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ। कल की क्लास में दोस्तों मैंने बताया था मत्स्येंद्रनाथ के बारे में ढेर सारा डिटेल, इनके नामों से संबंधित। इनको मच्छंदरनाथ भी कहते हैं। इनका गुप्त नाम पिपलिश देव था और ये उसकी उपासना भी करते थे, और इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया था? किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचना किया? नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, लौकिक साहित्य का, सिद्ध या जैन साहित्य? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध एवं जैन साहित्य की विवेचना की। अच्छा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो थे दोस्तों, इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण दिया उसमें इन्होंने जो है संधि काल ही नाम दिया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। दोस्तों अब अगला प्रश्न है कि ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या थी? ठीक है, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि 763 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, या 800 से लेकर 1400 ईस्वी तक, या 700 से लेकर 1400 ईस्वी, या 743 से लेकर 1400 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की समय सीमा 700 से लेकर 1400 ईस्वी तक इन्होंने मानी। फिर अगला प्रश्न है कि चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, ये जो है दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अच्छा, किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम जो है काव्य ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो को ही माना, और हिंदी के प्रथम महाकाव्य इन्हीं के द्वारा, इनकी जो रचना लिखी है जिन्होंने चंद बरदाई को माना। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने।
फिर क्या है कि बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल ने जो है कब प्रकाशित की थी? ये देखिए, हाँ, ये 1212 संवत में। ठीक है। अब है बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास में प्रारंभ हुआ था? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और नया भी प्रश्न है। यह जो है कार्तिक मास में प्रारंभ हुआ था। अच्छा, तो बीसल देव रासो दोस्तों मैंने बताया था कि यह जो है इसमें 4 खंड करके पढ़ते हैं। इसमें जो विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव थे वह अजमेर के राजा थे। इनका विवाह हुआ था राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ था। मतलब एक तरीके से यह बीसल देव रासो जो है विरह काव्य वर्णन इसमें बीसल देव रासो में है। फिर है अगला प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो को शुक-शुकी संवाद के रूप में मानने वाले आलोचक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? पृथ्वीराज रासो के दोस्तों 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघात का युग कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये सब जो कथन हैं इस प्रश्न में आप देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि जितनी रचनाएं हैं ये सब तो आप रट लेंगे, लेकिन जो कथन है वो भी हमको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। अच्छा, एक काम करिए आप लोग कि जैसे कि आदिकाल का प्रश्न मैं करा दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो जब 300 प्रश्न कवर हो जाएगा तो लास्ट में आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा। उसमें जैसे जितने भी आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन होंगे उनको आप लोग जैसे कि लिखिएगा, या अगर ठीक है, अगर वैसे मैं एक क्लास में आपको आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण पंक्तियां तो बताऊंगी, लेकिन आप लोग भी कुछ मेहनत करिए ना, लिखेंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा, आपको याद होगा। बाकी तो मैं तो आपको वीडियो जो है आदिकाल की पंक्ति और कथन से संबंधित प्रोवाइड करा ही दूंगी, लेकिन आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए। फिर है कि अगला क्वेश्चन रेवंत गिरी रास, इसमें क्या है? असंगत जो है इसमें पूछा है कि कौन सा असंगत है। ठीक है, तो रेवंत गिरी रास रचना विजय सेन सूरी की है। देखिए पहले ही पता चल गया कि जी हाँ यह तो है ही। और फिर है चर्यापद, चर्यापद क्या सबरपा की है? नहीं। तो चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद सबरपा की रचना है। तो इस पे कौन सा मानना था? असंगत। असंगत तो देखिए ये हमें मिल गया है। कौन सा? ख। तो शरहप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश है। चर्यापद किसकी है? सबरपा की। अब ये देखिए जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। रणमल चंद्र श्रीधर की रचना है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम लोगों का है कि इसमें क्या है कि असंगत का चयन करना है। ठीक है। परमाल रासो जगनी की है, बिल्कुल सही है ये भी। फिर अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम में प्रश्न सॉल्व करिएगा तो प्रश्न देखिएगा कि पूछा क्या है, तुरंत ही ऑप्शन मत आइएगा। कभी कभी देता है ना कि अब पूछ दिया मिलाने के कौन सा असंगत है, या तो हम लोग पता चला कि संगत पे ही लगा दिए क्लिक। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ते हुए चलना है कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये सब माइनर गलतियाँ हम लोग नहीं करेंगे। अब है अगला क्वेश्चन खुमार रासो, यह जो है दलपति की विजय की है, बिल्कुल सही है। संदेश रासो अब्दुल रहमान की, बिल्कुल सही है। अब यह है कुमार पाल प्रतिबोध ज्योतिरेश्वर ठाकुर, बिल्कुल नहीं। तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की एक रचना है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। ठीक है। अब कुमार पाल प्रतिबोध की एक फेमस रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध तो एक रचना है ही, इनके रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, हाँ 181वां, क्या है कि इसमें भी जो है असंगत का चयन करना है कि अपभ्रंश व्याकरण ग्रंथ जो इंदु का है, बिल्कुल नहीं। तो है किसका? यह है दोस्तों हेमचंद्र का है। ठीक है। और जो इंदु की रचना मैंने बताई थी आपको, 2 रचना थी, परमात्म प्रकाश और एक और थी जो इंदु की, परमात्म प्रकाश और एक थी, याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ योगसार। ठीक है। हाँ, अपभ्रंश व्याकरण हेमचंद्र की है, जो इंदु की योगसार, और पेंसिल भी नहीं चल रही, परमात्म प्रकाश। ठीक है। अब है ये तो भाई असंगत मानना है। ठीक है, तो असंगत में तो देखिए हमें पहला ही मिल गया, यही असंगत है। अब पौन चरियु स्वयंभू की है ही,
पाहुन दोहा मुनीराम सिंह की है, प्राकृत पैगलम लक्ष्मीधर की है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन कि रघुनाथ चरित, अब आ गया है पंक्ति ढेर सारी हम लोग को, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी पंक्तियां हैं। अब है कि रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उधरी जिमी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। दोस्तों यह जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ली गई है। ठीक है, अब है एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। चंद कवि हैं, भारतेंदु हैं, केदार कवि हैं, खुसरो हैं। दोस्तों इसके जो है रचयिता हैं खुसरो। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, काव्य पंक्ति। अब ये देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पंक्ति, आप लोग भी लगा लीजिएगा इसको इम्पोर्टेंट में। भल्ला हुआ जो मारिया बहड़ी मारा कंतु। अच्छा, ये पंक्ति तो मैंने आप लोग को लिखवाई भी थी जब आदिकाल पढ़ाया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिल भी गया। लज्जेजम तू वयमसी अहु जय भग्गा घरु एंतु। अपभ्रंश की यह रचना किस कवि की है। यह जो है हेमचंद्र की है। दोस्तों मैं आप लोग को जो भी कॉन्सेप्चुअल जो है चीज़ें पढ़ा रही हूँ वो जान लीजिए, मतलब कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस एग्जाम में जो भी आया है वो भी पढ़ा रही हूँ। और हाँ, फालतू चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम है नहीं। लेकिन हाँ, इतना है कि मेरी क्लासेस जो समझाने वाली छोटी भले है, लेकिन अब जान लीजिए कि आप जो लोग पेमेंट करके पढ़ रहे हैं फीस 10-12 हज़ार से, उससे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ईमानदारी से मेरी क्लास पढ़ेंगे तो आप खुद एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ जो है फालतू चीज़ हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, हम लोग को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम ने सारा पढ़ाया है। तो बस अच्छे से ईमानदारी से मेरी जो है क्लास दोस्तों पूरा देखिए। आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। फिर है 177वां क्वेश्चन की जाही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, ताही बट चित्त विषाम करु सरेहे कही उवेश। यह पंक्ति किसकी है। लुइपा की है, कन्हप्पा की है, कुकुरिपा की है कि सरहप्पा की है। दोस्तों यह पंक्ति है सरहप्पा की। ठीक है, अब है जो जिन शासन भाष्यऊ सो मई कहियऊ सारू के रचनाकार कौन से हैं। हेमचंद्र हैं, चंद्रवरदाई हैं, देवसेन हैं या स्वयंभू हैं। तो दोस्तों इस पंक्ति के रचनाकार हैं देवसेन। ठीक है, अब ये देखिए आ गया, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। ये भी जो है पंक्ति मैं अपनी क्लास में आप लोगों को कराई हूँ। 12 बरिस लव कुक्कुर जीवें और 13 लव जिए सियार, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। दोस्तों ये हैं जगनी परमाल रासो, जो इनका ग्रंथ है। दोस्तों 174वां प्रश्न है वज्जीय घोर निशान राम चौहान चहुदिशी पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से संबंधित है। क्या है पंक्ति। वज्जीय घोर निशान राम चौहान, देखिए चौहान आया तो पृथ्वीराज रासो। अब है अगला प्रश्न, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या है कि गोरी सोवें सेज पर मुख पर डारें केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूँ देश। यह पंक्ति जो दोस्तों जो है खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था। यह जो है अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के परलोक होने पर कहा था। दोस्तों हुआ क्या था कि खुसरो उस समय जो है जब इनका देहांत हुआ था तो लाहौर में थे। जब उन्होंने सुना तो दौड़ते दौड़ते दिल्ली आए, तो वहाँ आने के बाद उनके समक्ष इन्होंने यह जो है पंक्ति कहा। बड़ा इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। फिर है अगला जो है तरवर ते इक तिरिया उतरी उतनी बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा आधा नाम बताया। यह पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति है खुसरो की। दोस्तों आप जितनी भी हम लोग पंक्तियाँ पढ़ेंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। क्या है पंक्ति वह कि मनहु कला शशिभान कला 1652 पंक्ति किस रासो ग्रंथ से संबंधित है। यह पंक्ति दोस्तों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से संबंधित है। फिर 170वां प्रश्न 170वां प्रश्न है दोस्तों 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी किस रासो के रचना वर्ष की ओर यह जो है संकेत करती है। यह दोस्तों जो है बीसल देव रासो, देखिए 1272 आपको पंक्ति से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है,
फिर है अगला जो है क्या पंक्ति है, किम बुझजे रतिवंती राजन, यह उक्ति निम्नलिखित में से किस राजा के राजकाज की उपेक्षा प्रणय लीलाओं में लीन होने पर कहा गया है। यह पृथ्वीराज जो है चौहान के जो है राजा के राजकाज की उपेक्षा कर प्रणय लीलाओं में लीन होने पर यह पंक्ति कहा गया है। दोस्तों जितनी भी अब ये इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ आ रही है देखिए सब एक ही जगह आपको आदिकाल से संबंधित मिल गई हैं। ठीक है, फिर है अगला, पीयू चित्तौड़ न आवियूं श्रावण पहली तीज, जोवैं बाट विरहणी खिड़खिड़ अड़वैं खींच। यह किस ग्रंथ से संबंधित है, यह है खुमार रासो। यह भी मैंने अपने क्लास में आप लोग को पंक्तियां बताई थी। फिर है यह अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर बताइए कि बीसल देव रासो का सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग कौन सा है। ओके, फिर ये की पंक्तियां क्या है, अस्त्रीय जन्म काई दीदव महेश, अपर जन्म थारही घड़ा रे महेश, रानी न सिरजिय धौली गाई, बणखंड काली कोयली। ऑप्शन पहला क्या है कि राजमती की बातों से राजा विशल देव का रुष्ट हो जाना, विशल देव के रानी राजमती से तीसरे जो है विवाह पर अन्य दो रानियों का विलाप। फिर है ऑप्शन रानी राजमती का कुलीन गृहिणी होने के नाते अत्यंत स्वाभिमानी होना। फिर है राजमती द्वारा एक पंडित के माध्यम से 12 वर्ष के योग उपरांत अपने पति को संदेश पहुंचाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है घ। फिर है आगे, राजा बीसल देव किसके पुत्र थे। राजा बीसल देव राजा आना के पुत्र थे। अच्छा, तो ये जो परमार्दी देव थे इनके ये आश्रित थे। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न, दो प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न, भोज परमार की तो पुत्री थी, मालवा के राजा ये थे, इनकी पुत्री राजमती से विवाह हुआ था। फिर है अगला, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों यह है गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ पंथ के तो प्रवर्तक हैं ही, और जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे सिद्धांत के भी प्रवर्तक हैं। फिर है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपाऊँ अवहट्टा। यह पंक्ति किसकी है, यह भी मैं अपनी क्लास में बताई थी, यह पंक्ति विद्यापति की है। फिर है, काका तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल। पंक्ति के लेखक हैं दोस्तों, ये पंक्ति के लेखक हैं लुइपा। फिर अगला, बहुत कठिन है डगर पनगट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। फिर है अगला प्रश्न, नाद न बिंदु न रवि न शशि न मंडल काव्य पंक्ति किस कवि की है। दोस्तों यह है सरहप्पा। दोस्तों जो पंक्तियां हैं ये सब आप लोग ना अब इतनी ढेर सारी ये पंक्तियां शुरू से अंत तक तो याद होनी है नहीं, कुछ याद हो जाएंगी, लेकिन आप लोग 2-3 बार पंक्तियां पढ़िए। और दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से जो है जैसे कि कुछ भी ऐसा ढूंढ लीजिए शब्द, जैसे कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल में शशि, मतलब कुछ भी ऐसा आप लोग पंक्तियों में ऐसा कोई शब्द ढूंढ लीजिए कि हाँ ये आए तो इनका है, अपने हिसाब से ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि सारी पंक्तियां तो याद होने से है नहीं, सिर्फ आदिकाल की पंक्तियां थोड़ी ना हमें पढ़नी है, और भी सारे कालखंड हैं उनकी भी पंक्तियां पढ़नी है। अब है 160वां प्रश्न है, चर्या पद और दोहा कोश। चर्या पद किसकी रचना दोस्तों मैंने बताया था, चर्या पद यह शबरपा का है, दोहा कोश ये सरहप्पा का है। ठीक है, चर्या पद दोस्तों यह एक जो है सिद्धों का था, गाया जाने वाला गीत था इनका। वो देखते हैं क्या पूछा है। चर्या पद और दोहा कोश है, क्या है भाई, का है कि नाथों की सिद्धांतवली है, जैन साहित्य संबंधी ग्रंथ है, सिद्धों की रचना के 2 प्रमुख रूप हैं, तो ये आंसर सही है। ठीक है, अगला है कि 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़, ऐसे मन लय जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडार। उक्त पंक्ति के जो है रचनाकार कौन है, उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ। फिर अगला प्रश्न है 158वां की रचयिता दे दिया है और उनकी रचना दे दिया है, तो चलिए फटाफट मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, हेमचंद्र जो है इनकी रचना है प्राकृत व्याकरण, आदि पुराण, पृथ्वीराज रासो या परमार रासो। इनकी जो है रचना है प्राकृत व्याकरण। पुष्पदंत की रचना है आदि पुराण, जगनीक ने परमाल रासो,
और जयानक ने पृथ्वीराज विजय। अब पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई ने लिखा है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब है अगला जो है ये भी देखिए रचना और रचयिता दे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि शब्दानुशासन, शब्दानुशासन जो है के लेखक हैं हेमचंद्र, ऋठनेमी के हैं जो है स्वयंभू। अच्छा, स्वयंभू का एक और है पौंचर्यु जो कि अपूर्ण रचना है, इनके पुत्र त्रिभुवन ने उसको कंप्लीट किया था। फिर है प्राकृत पैगलम, यह है लक्ष्मीधर द्वारा रचित। ठीक है, कहीं कहीं नाम आता है याकोबी के अनुसार वो है सुमति हैं करके, वैसे लक्ष्मीधर आप लोग पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। अच्छा, महापुराण है किसका, पुष्पदंत का। फिर है अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी शायद हाँ इसमें भी जो है रचना और रचयिता दे दिया है हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना तो है ये द्वाश्रय, बिल्कुल सही है। फिर है क्या है आसगु कवि, ये चंदन बालारास 1200 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। स्वयंभू की 8वीं शताब्दी की पौंचर्यु रचना। पाहु दोहा यह जो है 9वीं या 10वीं शताब्दी की है, अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। मुनिराम सिंह पाहु दोहा। ठीक है, ये जो है। फिर है अगला क्या है, इसमें भी देखिए कितनी सारी रचनाओं हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग का क्लियर होता जाएगा। तो अब देखिए नरपति नाल और चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जिन धर्म सूरी आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लगाते हैं जिन धर्म सूरी, इनकी कृति है स्थूलीभद्र रास। पृथ्वीराज जो है यह जो है इनकी कृति है बेली कृष्ण रुक्मिणी रे। ठीक है, अब चंद्रबरदाई की क्या है, पृथ्वीराज रासो। देखिए ये देखिए, अब इससे अभी कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज रासो से लगा देंगे, नहीं, पृथ्वीराज की कृति है बेली कृष्ण रुक्मिणी। ठीक है, अब है बचा नरपति नाल तो विशाल देव रासो। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का। अच्छा, ये भी देखिए रचना और रचनाकार दे दिया है। छद्मकोपदेश, ये है डोम्बिप्पा की। एक और रचना है इनकी योगचर्या। ठीक है, फिर है सारंग पद्धति, नाम से ये है सारंगधर का है। कर्पूर मंजरी राजशेखर का है। ठीक है, और दंगवय पुराण किसका है, ये है भीम कवि का। अब है हम लोग का प्रश्न, हाँ इसमें भी रचना और रचनाकार दे दिया है। ढोला मारू रा दुहा, यह जो है कल्लोल के मूल कवि हैं कल्लोल। ठीक है, अच्छा ये जो रचना है इसमें कुछ जो है दोहा चौपाइयों का जो है विस्तार करके कुशल राय भी इनके रचनाकार के नाम में आते हैं। तो वैसे तो इनके मूल कवि हैं कल्लोल, कुशल राय अगर कल्लोल नहीं दिया है तो कुशल राय दिया है तो आप तो कुशल राय भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ओके। फिर है हमीर रासो, सारंगधर। खलीगवारी किसका है, खुसरो का है। नरवय बोध, ये है किसका, गोरखनाथ का है। फिर है अगला प्रश्न की ऐतिहासिक तथ्य और साहित्यिक सत्य अनुसार पृथ्वीराज चौहान पर किसने आक्रमण किया था, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों मोहम्मद गोरी ने, तराइन का जो है प्रथम द्वितीय युद्ध है ना 1191-92 में, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच जो है युद्ध हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि सिद्ध और नाथ साहित्य का विषय और शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवृत्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैंने भक्ति काल की 2 क्लास ली है, उसमें मैंने बताया था ना कि भक्ति काल पर जो है विभिन्न भक्ति काल में भी निर्गुण ज्ञानाश्रय जो शाखा था उसमें विभिन्न मतों का प्रभाव था, तो उसमें सिद्ध और नाथ का भी प्रभाव है। और क्या क्या मैंने बताया था, अद्वैतवाद का, सूफी का, और महाराष्ट्रीय जो संप्रदाय है ये महानुभाव संप्रदाय जो कि चक्रधर इसके प्रवर्तक हैं, और एक है हाँ वारकरी संप्रदाय, नामदेव इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो जो है क्या प्रश्न इसमें पूछा है कि सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवृत्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है, तो भक्ति काल के साहित्य पर। फिर है अगला प्रश्न कि सिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं में अपने सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ जिस गूढ़ व प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया है वह क्या है, वह है दोस्तों संध्या भाषा। संध्या भाषा नाम किसने दिया था, मोनीदत्त और अदय व्रज ने। फिर है अगला प्रश्न कि सरहप्पा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन है, दोहा कोश है। चर्यापद सबरपा का है। गोरखवाणी गोरखनाथ का है। पाहुर दोहा राम सिंह का है।
फिर अगला प्रश्न की कीर्ति लता, कीर्ति पताका, गंगा वाक्याली रचनाएं किस कवि की हैं? तो विद्यापति की है यह रचना। फिर अगला प्रश्न कि आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? अमीर खुसरो। अब अगला प्रश्न है कि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार, मैंने बार बार यह जो है दोस्तों जो पढ़ाते वक्त नाम लिया है कि विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार प्रमुख ग्रंथ कौन है? उनकी पदावली है। ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? शिलांकित कृति राउल वेल के रचयिता हैं रोडा कवि। देखिए, अब जो राउल वेल कृति है वह 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, उसके रचनाकार है रोडा। नक्शिक का सर्वप्रथम वर्णन भी हमें राउल वेल में दिखता है। और राउल वेल एक चंपू काव्य है, अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित रचना जिसमें होती है। अगला क्या है कि सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं हेमचंद्र। देखिए, फिर अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य में लिखा गया है? जैन साहित्य है। इसमें जो जैनाचार्य थे उन्होंने जैन तीर्थंकरों के बारे में और जो महापुरुष थे जैन, उनका जो है चरित्र वर्णन किया है। तो सबसे ज़्यादा जो है जैन साहित्य में चरित्र काव्य लिखा गया था। फिर अगला है कि दोहा या दोहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा में संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध भी मिलता है। इसका आंसर क्या है? प्राकृत। दोहा या दोहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध प्राकृत में मिलता है। फिर अगला प्रश्न क्या है इसमें? देखिए, फिर आ गया फिर है कि रचयिता है और रचना दे दिया हुआ है। ठीक है, तो गोरखनाथ की रचना कौन सी है? गोरखनाथ की रचना है गोरखबोध, सुमतिगढ़, नेमिरात। अब तो आप लोग फटाफट इतना रचना हम लोग पढ़ लिए हैं कि फटाफट आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। अमीर खुसरो, दो सुखने डोम्बिपा, योगचर्या और अक्षर तुइकोपदेश। अच्छा, जैसे एक रचना दिया रहा है ना तो उससे संबंधित जितनी भी आपको रचनाएं पता हो तुरंत नाम ले लिया कीजिए, रिवाइज हो जाएगा बढ़िया। फिर दे दिया है रचना और रचयिता। भू परिक्रमा किसकी है? विद्यापति की है। राउल वेल रोडा कवि। हरिचरित्र लालचदास। क्या बचा? पद्मिनी चरित्र, ये लालचंद की है। अब देखिए, ये भी इसमें क्या है कि असंगत कौन सा है? ठीक है, श्रावकाचार्य देवसेन बिल्कुल सही है। दोहा को शरहप्पा बिल्कुल सही है। योगसार जो इंदु बिल्कुल सही है। पंच पांडव चरित्र अजय ठाकुर नहीं, ये जो है दोस्तों शालभद्र सूरी का है। ठीक है, पंच पांडव चरित्र किसका है? शालिभद्र सूरी का। शालिभद्र सूरी की एक और रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास है। ठीक है, यह जो है 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की जब ये रचना नहीं है तो इनकी होगी ना कोई रचना, तो आप लोग लिख लीजिए। ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, ये जो है मैथिली भाषा में है। फिर अगला कि किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों करकंड चरियु, नाम भी गजब है, गजब इनका। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? करकंड चरियु में वर्णित है। फिर अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्ध लोक भाषा में साहित्य रचना करते थे? तो दोस्तों इसका आंसर है वज्रयान का ही तो वज्रयान तत्व का ही तो प्रचार प्रसार करने के लिए जो है सिद्ध ये जन भाषा में जो है साहित्य रचते थे। फिर अगला है कि नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है? ये विजयपाल रासो। फिर है रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी है? रासो ग्रंथ की भाषा है डिंगल और पिंगल। अच्छा, डिंगल और पिंगल अलग अलग है दोस्तों। जैसे पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो डिंगल भाषा में है, तो डिंगल भाषा किसका मिश्रित है? ये अपभ्रंश और राजस्थानी का है। पिंगल भाषा जो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा का है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जाती है? तो पहला है कि ढोला मारूरा दोहा बिल्कुल रखी जाती है। खुसरो की पहेलियाँ भी है, राउल वेला भी है। तो दोहा कोश नहीं है, जो है दोहा कोश दोस्तों सरप्पा का है, ये सिद्ध साहित्य में जो है रची जाती है। अच्छा, तो लौकिक साहित्य में इतने तो पता चल गया। एक और है, एक और कौन सा है? नहीं, दो और। एक विद्यापति, हाँ विद्यापति की जो है विद्यापति भी जो है लौकिक साहित्य में आते हैं। उनकी जो भी रचनाएं वो भी जो है लौकिक साहित्य की ही श्रेणी में आएगी।
ढोला मारूरा भी हैं, खुसरो की पहेली और राहुल वेला भी आदिकाल में लौकिक साहित्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब ये अगला प्रश्न है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह कथन जो है किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दोस्तों मैंने बताया था कि नाथ पंथ जो है उसको अवधूत मत संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, तो यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अब 129वां प्रश्न क्या है कि कोशावेश्या और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? तो देखते हैं किस ग्रंथ में वर्णित है। ये जो है दोस्तों स्थूली भद्र रास जो है जिन धर्मशूरी की है उसमें वर्णित है। क्या? कोशावेश्या और स्थूलभद्र की कथा। फिर अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा में दवशहावपयास काव्य ग्रंथ रचना करने वाले कवि हैं? देवसेन। देवसेन की एक रचना है श्रावकाचार, हिंदी की प्रथम रचना है। फिर है आत्मबोध, किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। फिर है आदिकाल को बीज पवन काल नाम किसने दिया था? यह नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर है सिद्धू की साधना में शून्य का पूरक है, क्या है? वह ज्ञान है। अब ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया। बड़ा जब प्रश्न आता है ना, हल करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो हल करने में मज़ा तब आएगा जब दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो उसमें दिमाग लगता है ना। क्या है कि निम्न रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कुवलय माला, ये उद्योतन सूरी का है। ये जो है दोस्तों 6वीं शताब्दी में जो है रचना रची गई है। कौन सी? जो है कुवलय माला उद्योतन सूरी की है। नहीं, ये शायद 9वीं शताब्दी, हाँ 9वीं शताब्दी है। फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह किसकी रचना है? यह जो है ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी में मैथिल भाषा में रचित। और ये है एक राउल वेल है 10वीं शताब्दी में रोडा कवि द्वारा। कीर्तिलता जो है 13वीं शताब्दी में विद्यापति द्वारा रचित रचना है। फिर है विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है? ठीक है, यह जो है कीर्तिलता की रचना उन्होंने अवहट्ट भाषा में की है। अवहट्ट भाषा, देसिल बैना भाषा। फिर अगला प्रश्न कि उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है यह। अच्छा, अगर हम लोग को एग्ज़ाम में जो है नहीं कुछ समझ में आता तो रामचंद्र शुक्ल ही मारा कीजिए। वैसे तो सारा पढ़िए ही, कन्फर्म रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फाइट इसी में है, जो कथन और पंक्तियाँ पूछता है। ना आए तो रामचंद्र शुक्ल ही मारिए। फिर है एक कि किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता दिखाई देती है? तो लुई पाकी। अब है दोस्तों अगला प्रश्न कि पद्मावती, समय, कयमासवध आदि किस रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है? यह जो है ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रसिद्ध प्रसंग है। जो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है, उसमें सबसे बड़ा फेमस सर्ग है ये कयमासवध। पृथ्वीराज रासों के सर्गों को क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासों के जो है सर्गों को समय कहते हैं। कितने सर्ग थे? 69, छंद 68। पृथ्वीराज रासों की शैली निम्नलिखित में से क्या थी? पृथ्वीराज रासों की शैली थी डिंगल भाषा। फिर है देखिए यहाँ पे पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है? इसको देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्या है कि इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है कि इसमें 68 प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। अब है इसमें राजा विजयपाल के प्रेम युद्ध का वर्णन नहीं, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जो है आदर्श कथाओं की वीरता का वर्णन हुआ है। ये प्रश्न, ये जो है ऑप्शन गलत है। अच्छा, तो अगला क्या है ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, डॉक्टर वुलर विद्वानों ने इसे सर्वथा अप्रामाणिक माना। ये प्रश्न तैयार हो गया। लगे हाथ हम लोग अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक भी जो है पढ़ लेते हैं। तो प्रमाणिक आप लोग लिखिएगा, पृथ्वीराज रासों को प्रमाणिक मानने वाले जो है आलोचक हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु,
मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और कर्नल। अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ शर्मा, मुनि जीन विजय। फिर अगला प्रश्न कि हिंदी मुक्त काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है वह क्या है? वह है दोहा। फिर अगला कि इसमें संगत कौन सा है पहचाना था? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। दर्शन सार बिल्कुल नहीं, क्योंकि दर्शन सार तो जो है स्वयं नहीं, दर्शन सार रचना देवसेन की है। और ज्योतिरेश्वर ठाकुर ये जो है इनका वर्ण रत्नाकर है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर का। दामोदर शर्मा भारतेश्वर बलिरास, ये भी सही नहीं है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। दामोदर शर्मा की एक रचना है वर्ण रत्नाकर, वह बड़ा फेमस है। अच्छा, तो ग पे आते हैं हम लोग। आसगू। आसगू शब्दानुशासन नहीं, शब्दानुशासन तो हेमचंद का है। आसगू ने चंदन बाला रास रचना लिखी है। ठीक है, अब ये ऑप्शन सही है, राम सिंह ने पाहु दोहा। तो अब अगला क्या है दोस्तों कि जो है पहला इसमें भी संगत ही पहचानना है कि सरहप्पा का परमात्म प्रकाश बिल्कुल नहीं, देवसेन दोहा कोश नहीं, जो इंदु योगसार ये जो है दोस्तों सही ऑप्शन है। फिर है अगला कि इसमें भी संगत पहचानना है कि कौन संगत अनुक्रम नहीं है। अच्छा, तो इसका जो है दोस्तों क्या है कि डोला मारू रा दुहाई, तो देखो पहले ही इसको जो है कल्लोल कवि ने लिखा था। ठीक है, ये हमीर रासो सारंग थरी तो सही है, ये सब तो सही है, इसमें जो है संगत नहीं है, उसको पहचानना था हमें। फिर अगला है कि भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण जो है ग्रियर्सन की रचना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर है अगला प्रश्न, लगभग हम लोग अब खत्म करने की कगार पे हैं अपने 200 प्रश्न को। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना था अब्दुल रहमान को। ठीक है, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना, पुष्पकुंड को जो है शिव सिंह सेंगर ने माना था। ठीक है, ये देखिए 3 क्वेश्चन तैयार हो गया हमारा। अब है अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य है, इसके रचनाकार हैं देवसेन। इसमें जो है 250 दोहों का संकलन मिलता है, किसमें? श्रावकाचार्य में। फिर है 109वां प्रश्न, इसमें रचयिता और रचना दे दिया हुआ है। कनकामर, भाई नाम देखो, कनकामर मुनि, इनकी जो है रचना है करकंड चर्यो। धनपाल भविष्यत कथा, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में प्रकाशित, विद्यापति कीर्ति पताका। फिर है अगला कि मैथिली का जो है कवि कौन है? विद्यापति, इनकी पदावली तो मैथिल भाषा में ही थी। फिर है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा 12वीं शताब्दी में। ज्योतिरेश्वर ठाकुर जो है इनकी रचना एक बड़ी फेमस है। नहीं, ये तो मैंने गलत लगा दी। हाँ, 107वां प्रश्न का सही आंसर है, मुझसे भी हो जाती है दोस्तों गलती। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर। अच्छा, इन्हीं दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। हाँ, दामोदर शर्मा की एक रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की 14वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर। अब अगला है भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी। फिर है अगला रचना और रचयिता दे दिए हुए हैं। चर्यापद किसका है? सवरपा का। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी। विजयपाल रासो नल सिंह गाथा सप्तशती हाल का है। ये देखिए इसमें संगत कौन सा है पहचानना है। गाथा सप्तशती हाल का, देखिए ये पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। करकंड चर्यू विजय सेन सूरी नहीं। करकंड चर्यू जो है ये जो रचयिता इनकी रचना है करकंड चर्यू तो खुद ही अपने आप में एक रचना है, इसके रचयिता हैं कनकामुर मुरी। पुरुष परीक्षा ये जो है विद्यापति की है। भविष्यत कथा ये जो है धनपाल का है। ठीक है, फिर अगला है कि नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठ योग थे। नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ व लोकप्रिय हठ थे, कौन थे दोस्तों? ये थे गोरखनाथ। फिर है कि जैन और नाथ कवियों द्वारा रचित काव्यों का सर्वोपरि प्रयोजन था, क्या था? धर्मोपदेश देना, मोक्ष प्राप्ति, संसार की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन, आश्रयदाताओं की
प्रशंसा, यह है मोक्ष प्राप्ति। फिर अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न पे आ गए हम लोग। हाँ, है 101 प्रश्न। आदिकाल का समय क्या है? आदिकाल का समय है दोस्तों 743 से 1343 ईस्वी। अब देखिए आप लोग इसमें देखिएगा भी, ईस्वी दिया हुआ है कि विक्रम संवत, ठीक है। अब 1050 से 1375 विक्रम देता तो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ ईस्वी में है तो 743 से 1343 ईस्वी लगाएंगे दोस्तों। तो हम लोग के 200 प्रश्न जो है आज कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग बस ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहिए। मैं जो है अच्छी क्लास आपको जो है कराती रहूँगी, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली हैं वो भी कराऊँगी। आप जो लोग जो है पेड जो है टेस्ट पेपर करते हैं, उससे कहीं भी ज़्यादा अच्छा आप लोग को चैनल पे मिलेगा। मैं प्रोवाइड कराऊँगी प्रश्न और साथ में एक्सप्लेनेशन, और कभी भी पेमेंट तो रहेगा ही नहीं हमारे जो है चैनल पे। तो दोस्तों एकदम विश्वास करके आप बस मेरी क्लास अच्छे से पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी एक लेवल पे हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।